नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो महाराष्ट्र के रण में सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वाशिम विधानसभा क्षेत्र में सीधा आपको ले चलते हैं। इन महापुरुषों को जन्म दे करके भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए उन्हें इस धरा पर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। वहीं पूज्य संतों का, समाज सुधारकों का भी एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र से ही आगे बढ़कर के देश को नेतृत्व प्रदान करता है। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, या फिर वीर सावरकर, इन महापुरुषों का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के जवान पर होते हैं। बहन और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की, मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी त्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के
लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी। अगर भारत की सीमा के अंदर जाकर के विस्फोट करोगे तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इतनी जोरदार तरीके से होगी कि उनका आका पाकिस्तान भी कांप उठेगा। और यही हुआ है। आपने 3 दिन पहले का समाचार पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा कि चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना बॉर्डर पर गश्त कर रही है। यह है नया भारत। नया भारत यही है जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज हो पाया है। आतंकवाद का जो दंश कांग्रेस ने देश को दिया था, कश्मीर में धारा 370 के रूप में मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री बने और कश्मीर में धारा 370 समय हमेशा के लिए दफन हो गई, समाप्त हो गई। अब कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है? कहा हां। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी। हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा,
हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी झोंकेगी ताकत। जी हां, 8 नवंबर से उपचुनाव के प्रचार में उतरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में शुरुआत करेंगे। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे सीएम। तो उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने भी डेरा डाला हुआ है। सीएम पहले गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में जनसभा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में उतरेंगे। संगठन के पदाधिकारी सीट वार करेंगे नुक्कड़ जनसभा। चौपाल, घर घर सरकार की योजनाओं और नीतियों की चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनाव की जंग में बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान जो है वो तेज गति से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने भी डेरा डाला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा। जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर भी फोकस रहेगा। भ्रष्टाचार, खाद कानून व्यवस्था, संविधान को भी मुद्दा बनाएगी सपा। तो जमीनों की खरीद का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग करे सार्वजनिक। अखिलेश यादव का बयान। तो लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद करे सार्वजनिक। जो जमीनें खरीदी गई हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अखिलेश यादव ने मांग की है। तो आपको बता दें बड़ी खबर। तो यूपी उपचुनाव का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सियासी पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी के अब बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं गोरखपुर में आपको बता दें कि दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह ने महानगर के कई चौराहों पर होर्डिंग लगाने के बाद एक बार फिर से सियासत तेज कर दी है। इसी को लेकर जनता टीवी संवाददाता सुभाष गुप्ता ने छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह से बातचीत की। सीएम योगी का स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। आपको बताते चलें कि बटेंगे तो कटेंगे ये पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव चल रहा है वहां भी काफी ट्रेंड कर रहा है। और आपको बता दें कि गोरखपुर के सड़कों पर भी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदे पोस्टर चस्पा किए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग में आप देखेंगे एक तरफ सीएम योगी का फोटो है, तो उसके बगल में अभय सिंह जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर के, और बीजेपी के ये नेता भी हैं। बाकायदे कई चौराहों पे ये बाकायदे होर्डिंग लगी हुई है और इस होर्डिंग से ये पूरी तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। बात करेंगे इसी अभय सिंह से और जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे क्या उद्देश्य है। सर, पहली जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या उद्देश्य है बटेंगे तो कटेंगे, पूरे शहर में आपने पोस्टर चस्पा कर दिया है? ये देखिए, स्वाभाविक सी बात है
वर्तमान समय में हम सभी ने देखा है कि विपक्षी क्या राजनीति, क्या मानसिकता से तोड़ने की, पूरे देश को खंड खंड में तोड़ने की राजनीति की जा रही है। हम लोग पहले भी सुने थे, हमसे पहले भी बताया गया था, भारत अखंड हुआ करता था। भारत खंड खंड करके विखंड हो गया, आज मात्र कुछ लाख वर्ग स्क्वायर फीट में सीमित रह गया। उसके बाद 100-200 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भी यही मानसिकता रखती थी कि तोड़ेंगे तो राज करेंगे। वर्तमान समय में भी विपक्ष यही कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को जातियों में तोड़ रही है, खंड खंड विखंडन कर रही है। इसी संदर्भ में परम पूज्य महाराज जी का जो ये स्लोगन है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं, जबकि वहीं विपक्षी कह रही है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ जुड़ेंगे। क्या कहेंगे? पीडीए तो कोई अलग फार्मूला लेके चल रहा है। स्लोगन पूरा करिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मात्र उनकी मानसिकता न चुनाव जीतने का है, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के ही लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे इन्होंने स्लोगन दिया है। वह राष्ट्र को एक करने की बात नहीं करते हैं। यह हमारे परम पूज्य महाराज जी के सोच में और उनके सोच में यह अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं तो आप भी राजनीति कर रहे हैं ना पूरी तरीके से। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विपक्ष का वार कर रही है, ये पूरा जो है राजनीति जो है स्लोगन है, राजनीति से प्रेरित है। देखिए, हम सभी ये राजनीतिक पुष्टिकरण की बात है, हम ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। वहाँ पहले तो सैनिक शासन लागू हुआ, फिर वहाँ एक पपेट ला करके बैठा दिया गया। उसके बाद वहाँ के कट्टरपंथी संगठन जो थे, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या किए। उसी समय परम पूज्य महाराज जी का बयान आया था, कटेंगे अगर बटेंगे और जुड़ेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इनके बयान के बाद कई लाखों हिंदुओं संगठित होकर के जब बांग्लादेश के सड़क पर उतरे, वही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिल गई। ये है संगठित रहना, सुरक्षित होने का परिभाषा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, भी कल ही की दिन की बात है, कनाडा में आप जानते हैं, कनाडा हिंदू भाइयों के साथ यही खालिस्तानी क्या हश्र कर रहे हैं। कल कनाडा में भी ये नारा लगा, बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्या यह तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष इस पे क्या बोलना चाह रहा है। तो महाराज जी का स्लोगन तो इंटरनेशनली जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। कुल मिला के सनातन धर्म को जोड़ने की बात हो रही है। देखिए, बात सनातन की ही नहीं है, राष्ट्र को जोड़ने की बात हो रही है। लोग अपने तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पीडीए का जो नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये बताइए, यहाँ कौन सा नारा है, हम कौन सा चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर बटेंगे हम लोग तो कटेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर। तो अब वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या मानसिकता है। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की राजनीति की, वैसे हमारे भाइयों को फूट डाल करके तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे सर्व समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनका जो स्लोगन है, यानी कि सीएम योगी का कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर अब पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज है, राजनीति तेज हो गई है। अब यह सड़कों पे पूरी तरीके से पोस्टर भी चस्पा होने लगा है। तो इनका अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। इस जो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अलग अलग लोगों की सोच है कि कोई सोच रहा है कि हिंदू को जोड़ने की बात हो रही है, कोई कह रहा सनातन को, कोई जो है अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सोच है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस स्लोगन को लेकर अब विपक्ष और क्या करने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस का मामले में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले में राज्य सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब। तो बचाव पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 11 नवंबर को लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हुई थी हत्या। पीडब्ल्यूडी ने 23 परिवारों को जारी किया था नोटिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में सुनवाई।
तो मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है और बचाव पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय जो है वो मिला है 11 नवंबर को लखनऊ हाई कोर्ट में। आपको बता दें कि सुनवाई जो होगी। आपको बता दें कि हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। इस बीच महाकुंभ 2025 को लेकर हुए बदलाव। जी हां, अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने बदला नाम। ये बड़ी खबर, पेशवाई और शाही स्नान का बदला नाम। पेशवाई की जगह रखा कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा। शाही स्नान की जगह किया गया कुंभ अमृत स्नान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाही स्नान की 6 दिसंबर को कुंभ छावनी भूमि पूजन किया जाएगा। 22 दिसंबर को धर्म ध्वजा मूर्त स्थापना तिथि। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने बदला नाम। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदला है। पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। शाही स्नान की जगह किया गया है कुंभ अमृत स्नान। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।